नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मधुर और फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली सबके जीवन में खुशियां लाए और सब लाइफ में बहुत आगे जाएं, ग्रोथ करें। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, या फिर ये कहो एक जनरल क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है। अगर आप नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोग अक्सर या क्लाइंट हमेशा ये पूछते हैं, सर हम क्या करें, हम प्रोप्राइटरशिप फर्म से ही वो काम करें, एक कम पार्टनरशिप फर्म से करें, एलएलपी बनाएं या उसकी कंपनी बनाएं। तो आज मैं दोस्तों इसी के बारे में बात करूंगा कि अगर आपने एक नई फर्म शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस है, या आप ऑलरेडी किसी बिजनेस जो चल रहा है उसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, किस चीज़ के क्या नुकसान है और कौन सी चीज़ आपको फिट करेगी। तो आज इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए, एलएलपी बनानी चाहिए, या फिर आप किसी और स्ट्रक्चर में के बारे में भी इनमें से सोच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं प्रोप्राइटरशिप से ही शुरू करूँगा। यानी कि आप ही के नाम पे वो फर्म है, आप ही उस फर्म से काम कर रहे हैं, आप सिंगल पर्सन हैं, आप सिंगल ओनर हैं। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म की एज सच कोई कंप्लाइंस नहीं होती है। कंप्लाइंस इन द सेंस में मतलब आपको उसमें कोई रजिस्टर करवाना नहीं पड़ता। आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ कोई ना कोई रेगुलेशंस नहीं जुड़ते। आप एक सिंपल सी आप एक फर्म बनाइए, फर्म का नाम सोचिए, उस फर्म के नाम के साथ कंटिन्यू कीजिए अपना। कोई जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फर्म का नाम रखिए, बोर्ड लगाइए। सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जरूर रजिस्ट्रेशन लीजिए, अपनी फर्म का नाम का रजिस्ट्रेशन लीजिए। ट्रेडमार्क अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क कीजिए। और अगर आपकी सेल ज़्यादा है 20 लाख या 40 लाख से, तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और बैंक में करंट अकाउंट खुलवाइए, या फिर कोई लाइसेंस है बिजनेस का तो आप उसके लेके प्रोवाइडर्स फर्म शुरू कर सकते हैं। तो इसमें कोई कम ज़्यादा कंप्लाइंसेस नहीं होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको रेगुलेशंस का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आप सिंपल से रजिस्ट्रेशन लेके भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई इन सब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताया है, तो उसके बिना भी प्रोप्राइटरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर बिजनेस, छोटे बिजनेसेस जो पहले के बिजनेसेस हैं वो प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही होते थे। तो इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? सबसे पहले इसके फ़ायदे ये हैं कि आपका पूरा कंट्रोल रहता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। या यानी कि आपका पूरा कंट्रोल है, कोई कोई और बंदे का इंटरफेरेंस नहीं है। तो जो भी प्रॉफिट है वो आपका है, आपका इसमें पूरा कंट्रोल रहता है। तो ये तो सब आपके फ़ायदे की बात होगी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में होते हैं, सारा कंट्रोल है। या फिर आप इंडिविजुअल ही एक बिजनेस को रखना चाहते हो, अपने नाम पर ही रखना चाहते हो, किसी और पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ जा सकते हैं। लेस कंप्लाइंस है, लेस कॉस्ट है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं अलग अलग एक्ट में वो होता है, वो जो 2 से 5 हज़ार लगते हैं अगर आप लेना चाहो तो उसका कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती। पर इसके नुकसान क्या है? सबसे बड़ी नुकसान ये है कि उस केस में अगर आप अकेले डील कर रहे हो, तो अगर कोई और पर्सन भी आपका काम करना चाहता है वो ज़रूर चाहेगा कि उनका भी उसमें कोई कंट्रोल हो, ओनरशिप हो। वो आप पे विश्वास नहीं कर पाएगा, वो आपकी फर्म में पैसे जल्दी से नहीं लगाएगा, वो आपके साथ इतनी जल्दी जुड़ेगा नहीं। और ऐसा भी दिखाया गया है दोस्तों कि अगर आप कोई बैंक है, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन है, फंडिंग एजेंसी से आप फंडिंग लेना चाहते हो, तो प्रोप्राइटरशिप केस में वो बड़ी फंडिंग पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस केस में वो अपना भी कंट्रोल चाहते हैं। प्रोप्राइटरशिप में आपका कंट्रोल होता है, सब कुछ आपके हाथ में होता है, तो उन्हें अपने पैसों का डर रहता है। कंपनियों के केस में या किसी एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको कोई मोटा लोन चाहिए, कोई आपको ज़्यादा फंडिंग चाहिए, तो उस केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत ये है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में सारा प्रॉफिट आपके नाम का होता है। पर अगर आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो और आपकी और भी कोई इनकम है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आपको काफ़ी टैक्स भरना पड़ जाता है। टैक्स 5% से लेकर 30% तक जा सकता है अगर आप हाइयर टैक्स ब्रैकेट में आते हो। तो प्रॉपर्टी सब में ये नुकसान तो होता ही है। फिर उसके बाद आती है कि इसमें गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस क्या होते हैं। नॉर्मल कंप्लाइंसेस होते हैं जैसे जीएसटी की रिटर्न भरो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, जीएसटी ऑडिट, अगर आपकी टर्नओवर ज़्यादा जीएसटी की ऑडिट करवाओ, इनकम टैक्स की रिटर्न भरो, इनकम टैक्स की ऑडिट करवाओ अगर आपको बिजनेस लेना है तो अच्छा रहता है। अगर आपका डाइवर्स बिजनेस है, अलग सेगमेंट में फैला हुआ है, तो उस केस में प्रोप्राइटरशिप फर्म में आपको दिक्कत भी आती है, क्योंकि आपको अलग अकाउंट्स रखने पड़ेंगे, उन सबका हिसाब मिला के एक में डालना पड़ेगा, और फिर आपको उसके आगे कंप्लाइंस करने पड़ेंगे जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो डाइवर्स बिजनेस के केस में, अलग अलग बिजनेस के केस में आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप अकेले ही बिजनेस करना चाहते हो, आप उस बिजनेस के ओनर अकेले ही बनना चाहते हो, आप प्रॉफिट अपने पास रखना चाहते हो, तो उस केस में टैक्स कॉस्ट भी लेस है, हर चीज़ कॉस्ट लेस है, तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ ही जाइए, आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोचिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है पार्टनरशिप फर्म की।
पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है। पार्टनरशिप फर्म दो पार्टनर होते हैं उसमें, जरूरी दो पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं। इसमें जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में खामी होती है, जैसे कि एक ही बंदा बिजनेस कर रहा है, दूसरा बंदा उसमें जल्दी से नहीं आता, तो पार्टनरशिप फर्म भी हम उस केस में बना जाते हैं, जिसमें दो बंदे या दो से चार बंदे मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। पार्टनरशिप फर्म बनाना बड़ा ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन आप लिख देते हो जो पार्टनरशिप की रहेगी। दो बंदे या उससे ज़्यादा बंदे आप मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को की जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती। आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो, तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट, कंप्लाइंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है। वैसे पार्टनरशिप हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, पार्टनरशिप एक्ट उससे गवर्न करती है। तो उस केस में जो भी उसके कंप्लाइंसेस होते हैं या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं हम उसे देखते हैं, पर ज़्यादा दिक्कत पार्टनरशिप केस में नहीं आती। पार्टनरशिप फर्म, फिर बात आती है कि पार्टनरशिप फर्म की कंप्लाइंस क्या होती है। इसकी ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं है, जो प्रोप्राइटर्स फर्म में मैंने आपको कंप्लाइंस कही, अगर आप वही सेम इसमें कर दे तो उससे आपकी बात बन जाएगी। ये पार्टनरशिप फर्म शुड जब ही बेस्ट करती है आपको, जब आपका काफ़ी पर्सन एक बिजनेस एक साथ रन करना चाहते हैं, सब ओनरशिप आते हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये भी मिलता है कि हर पार्टनर को आपको वो पावर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वो टर्म्स एंड कंडीशंस में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो हर पार्टनर के साथ करो। कोई पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई वर्किंग हो सकता है, कोई पैसा नहीं लगाता, या कोई और किसी वजह से आप किसी को पार्टनर बनाते हो, तो उसकी अलग टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप उसे पार्टनर बना के उस हिसाब से पार्टनरशिप फर्म में सेट कर सकते हो, जो आप प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप फर्म में तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज़ को सेट करना। तो अब बात आती है पार्टनरशिप फर्म के नुकसान क्या है। पार्टनरशिप फर्म में मैंने अक्सर देखा है कि वो प्रोन टू फाइट्स हो जाती है, उसमें कुछ ना कुछ लीगल मैटर खड़ा हो जाता है पार्टनर्स में। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पार्टनरशिप एक टाइप की बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड एंटिटीज़ नहीं होती, इसकी टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी लिमिटेड है, और इसमें काम करने में आपसी पार्टनर में मतभेद बहुत हो जाता है। और इस वजह से मैंने कई बार देखा है कि पार्टनरशिप फर्म बंद भी हो जाती है, मामला कोर्ट में भी जाता है और उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप फर्म केस में ज़रूरी है कि आपस में आपकी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो और हर चीज़ का आपके पास एक रेजोल्यूशन हो, नहीं तो पार्टनरशिप फर्म में दिक्कतें आती हैं। इसमें लाइबिलिटी भी हर पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, यानी कि आप कोई भी चक्कर पड़ जाए जिसमें आपके पर्सनल एसेट भी खतरे में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में आपने काम किया और कोई लाइबिलिटी आप पे आ गई तो वो उस चीज़ केस में आपको प्राइवेट एसेट भी देने पड़ते हैं। अगर कोई पार्टनर की और गलती है तो उस केस में भी आप पर भी सवाल उठ सकते हैं कि उस गलती के जिम्मेदार आप हो। तो पार्टनरशिप के केस में आपको बड़ा ही ध्यान से चलना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि पार्टनरशिप फर्म में भी अगर आपको ऑडिट करवाई कंपलसरी, तो ऑडिट की करवाइए, उसकी रिटर्न अलग जाती है, रिटर्न जाती है, आईटीआर अलग जाती है, जीएसटी रिटर्न अलग जाती है। उस केस में आपको कोई पार्टनरशिप फर्म की एक्स्ट्रा रिटर्न तो भरनी ही पड़ेगी। इसमें फ्लैट टैक्स 30% टैक्स लगता है, तो सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें टैक्स रेट काफ़ी हाई होता है पार्टनरशिप फर्म में। और उसके बाद अगर कोई पार्टनर एग्जिट कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, तो उसकी कंप्लाइंसेस अलग होती है पार्टनरशिप के केस में, और उस केस में भी शायद पार्टनरशिप फर्म को ही टैक्स भरना पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ी कंप्लाइंस होती है पार्टनर की एग्जिट फर्म की। सूट बेस्ट जब भी कर पार्टनरशिप फर्म होती है तब 2 से 4 पार्टनर हो, आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो मेरी सलाह यही है, पार्टनरशिप फर्म जब शुरू कीजिए जब आपको कई पार्टनर्स को मिलकर काम करना है, टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल रखनी है, और आपके आपस में टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल है और आपकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी है। उसके बाद बात आती है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आप कहोगे पार्टनरशिप में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फ़र्क क्या है, दोनों ही पार्टनरशिप है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों पार्टनरशिप है, पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है, वो एक अलग एंटिटी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें हर पार्टनरशिप की जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जो डिसाइडेड होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। जब शुरू में जब हम डिसाइड करते हैं कि हर पार्टनर की लाइबिलिटी इतनी ही रहेगी, तो अंत में उसकी लाइबिलिटी उतनी ही रहती है। ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है। आपको इसके लिए एमसी की साइट पर जाकर रजिस्टर ऑफ फर्म से इसको अलग से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, इसका नाम भी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उसकी स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस भी होती है। तो एलएलपी केस में वो कंप्लाइंसेस में आना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन केस में भी इसकी कॉस्ट होती है। लगभग 5 से 10 हज़ार लग जाते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट में, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट यू आर डूइंग। तो पार्टनरशिप के एलएलपी के केस में तो आपको कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। तो एलएलपी का फ़ायदा क्या है?
इसमें टैक्स रेट भी 30% लगता है पार्टनरशिप की तरह। इसमें सब कुछ पार्टनरशिप की तरह होता है, पर पार्टनरशिप की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी इस केस में पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेड ही होती है। और इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि हर पार्टनर की टर्म्स एंड एग्रीमेंट भी लिखे होते हैं और रजिस्टर्ड भी होती है। एलएलपी को क्योंकि आपको जो कंपल्सरी रजिस्टर करवाना पड़ता है। इस केस में जो भी बेनिफिट है वो हमारे पार्टनरशिप फर्म की लिमिटेशन से ही बने हैं कि आप पूरी पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल होती है, हर चीज़ लिखित में होती है, और इसका अपना एक्ट है जो हर चीज़ आपको टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी तरह बताता है। तो इस केस में अगर इस केस में आपसे लड़ाई झगड़े और इस सब का रिजोल्वमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक्ट में लिखी होती है, और कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी जल्दी हो जाता है। और आपकी जैसे भी कि मैंने कहा लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो आप वो अदर पार्टनर्स के एक्ट के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार खुद को नहीं बिठा सकते। तो वो तो मैं कहना चाहूँगा कि एलएलपी उसके लिए सूटेड है जो एक कंपनी फॉर्म में काम करना चाहते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म फर्म की भी चाहत रखते हैं। तो उनके लिए एलएलपी बहुत सूटेड होती है। और आज के लिए चलन में भी है कि हम पार्टनरशिप की जगह एलएलपी बना लेते हैं, जिसमें हर पार्टनर्स एलएलपी बना के आगे काम करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट का मजा चाहते हैं और साथ में पार्टनरशिप का मजा भी चाहते हैं, उस केस में एलएलपी बेस्ट होती है। टैक्स रेट जैसे मैंने बताया 30% है, पर इसमें एनुअल कंप्लाइंसेस होती है। पार्टनरशिप ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, क्योंकि इसके में काफ़ी फॉर्म्स और काफ़ी चीज़ें हमें एमसीए के आगे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की साइट पे आरओसी को देनी पड़ती है। तो हाँ, इसमें नुकसान ये है कि आपकी कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको एनुअल कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। अब लास्ट हमारी बात आती है कंपनियों की, कि कंपनी के केस में क्या होता है। कंपनी एक अलग अपनी पहचान के साथ आती है, यानी कि उसकी पहचान जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, उससे अलग होती है। वो अपने आप में एक अलग एंटिटी होती है, अपने आप में एक अलग हस्ती होती है। तो कंपनी यानी अलग हस्ती, जिसकी अलग एसेट्स होती है खुद के नाम की, अलग लाइबिलिटीज़ होती है, सब कुछ अलग होता है, उसका अपना एक स्टेटस होता है। तो कंपनी बनाने की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंपनी कैसे बनती है। कंपनी बनाने के लिए आपको डायरेक्टर्स के नाम डिसाइड करने पड़ते हैं, मेंबर्स के नाम डिसाइड करने पड़ते हैं, क्या काम कंपनी करी डिसाइड करना पड़ता है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, डॉक्यूमेंटेशन मांगता है, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, 10 से 20 हज़ार रुपये इसकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आ जाती है। प्रोफेशनल्स भी इस बना के, डिपेंडिंग अपॉन what टाइप ऑफ कंपनी यू आर डूइंग एंड what टाइप ऑफ प्रोफेशनल इज डूइंग योर वर्क। तो कंपनी की सिक्योरिटी कंप्लाइंस कॉस्ट और बनाने की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। इसमें आपको नाम भी डिसाइड करना पड़ता है और वो भी ध्यान से रखना पड़ता है, और हर चीज़ पहले से ही लिखित में होती है कंपनी के केस में। तो कंपनी कब बनानी चाहिए? कंपनी मेरे हिसाब से जब ही बनानी चाहिए जब पर्सन को अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रखनी हो। वो पर्सन नहीं चाहता कि जो भी मैं कहूँ सारा प्रॉफिट मेरे पास ही आए, उसकी लायबिलिटी लिमिट करके वो सब कुछ कंपनी के नाम रखना चाहता है और अपने साथ कई सारे बंदों को इन्वॉल्व करना चाहता है। कोई कंपनी के इसमें ज़्यादातर फ़ायदा तभी होता है जब आपको लार्ज कैपिटल बेस चाहिए होता है। लार्ज कैपिटल बेस में काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, और हर बंदा जो पैसे लगा रहा है वो चाहता है कि कंपनी मेरी हिस्सेदारी हो और मैं किसी और के एक्ट के लिए जिम्मेदार ना हूँ। तो उस केस में हम शेयर होल्डर्स बना लेते हैं, उन्हें मेंबर्स बना लेते हैं और केस में कंपनी बना देते हैं। इस केस में कैपिटल बेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है और बहुत बड़ी कंपनी खड़ी हो जाती है, जिसमें हर किसी की सारी जिसने उससे पैसे लगाए उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाती है। तो केस में कंपनी अच्छी रहती है। कंपनी अगर फंड रेज करना चाहे तो वो भी आसान होता है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कहीं से भी आप फंड रेज करना चाहते हो तो केस में कंपनी ही बनाते हैं। जैसे स्टार्टअप होते हैं, किसी के पास नया आइडिया होता है, स्टार्टअप वो शुरू करता है तो कंपनी बनाता है ताकि उसे फंडिंग मिल जाए अच्छे से, कंपनी का एक बेस हो, और कंपनी बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है तो उस केस में उसकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो कंपनी के केस में आप कमाते क्या हो? जो भी कमाती कंपनी कमाती है, कंपनी टैक्स पे करती है, तो मेंबर्स को कुछ नहीं मिलता। मेंबर्स को सिर्फ डिविडेंड मिलता है जो कंपनी निकाल के जो भी प्रॉफिट कमाती है वो मेंबर्स को दे देती है, और उस केस में मेंबर्स को भी उसमें टैक्स भरना पड़ जाता है। तो इसमें कंपनी की अलग वैल्यू हो जाती है, अलग पहचान हो जाती है। अगर आपकी कंपनी सक्सेस हो जाती है, आपके पास 30-40% शेयर होल्डिंग है और आप कंपनी से एग्जिट होना चाहते हैं, तो उस केस में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उस केस में कंपनी आपके लिए ही है, आपको कंपनी ही बनानी चाहिए। तो बात आती है इसकी कंप्लाइंस, इसकी टैक्स की, कि टैक्स कितना लेना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ कंपनी अगर आपकी 250 करोड़ से टर्नओवर कम है, आप तो उस केस में 25% टैक्स लगता है आपका। 25% टैक्स देके आपको एक कंपनी को दे सकते हैं। आप कहोगे इसका टैक्स तो पार्टनरशिप फर्म से कम है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी फॉर्मेशन को आगे ले जाना चाहती है तो उस केस में टैक्स हाल फिलहाल 25% है, पर मैं ये बता देना चाहूँ कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है दोस्तों।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमें से कई सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, हर चीज़ का हिसाब एमसीए की साइट पर रजिस्टर ऑफ कंपनीज को अपलोड करना पड़ता है, तो एनुअल कंप्लाइंस की कॉस्ट 10 से 20,000 आ जाती है। तो अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, कंपनी बनाना चाहते हो, 25% टैक्स देकर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये ठीक है। पर उस केस में अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको भी उसमें टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो कास्केडिंग इफेक्ट क्या, मैं कह सकता हूँ डबल टैक्सेशन भी कंपनी के केस में आपको देना पड़ जाएगा। तरीके और भी हैं टैक्स बचाने के कंपनियों के केस में, पर फिर भी कंपनी के केस में टैक्स कंप्लाइंसेस और टैक्स मिला के कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ती है। तो जैसे मैंने बताया हाई कैपिटल के केस में, लार्ज बिजनेस है तो उस केस में आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं। उस केस में आप कंपनी के साथ अलग लाइबिलिटी करके भी जा सकते हैं। आप एक साथ कई सारी कंपनी में भी हिस्सा रखना चाहते हैं कि मैं लिमिटेड है, मुझे ये कंपनी पसंद है, तो आप थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके भी कई सारी कंपनी में जा सकते हैं, या आप कई सारी कंपनी बना के भी अपना अलग बिजनेस बेच भी सकते हैं कंपनी को, अगर आपका बिजनेस अच्छा हो जाए। तो दोस्तों मेरी वर्डिक्ट लास्ट में यही है कि अगर आप खुद सा कंट्रोल चाहते हैं, आपका एक बिजनेस है, आप सब कुछ अपने हाथ में चाहते हैं, प्रॉफिट अपने पास रखना चाहते हैं, ज़्यादा कंप्लाइंस के चक्कर में, सिक्योरिटी कंप्लाइंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो आप प्रोप्राइटरशिप बनाइए। कई सारे पर्सन इन्वॉल्व हैं और आपकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल, तो पार्टनरशिप में जाइए। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन जैसा फ़ायदे चाहते हैं, पार्टनरशिप जैसी के भी फायदे चाहते हैं, तो एलएलपी बनाइए। और अगर आपको बहुत बड़े स्केल पे जाना है, कंप्लाइंसेस करनी है और लॉन्ग टर्म मुनाफा कमाना है, और आपको लगता है कि आपकी कंपनी में इतनी स्कोप है, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी बनाइए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी केस में ऐसा भी होता है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप प्रॉपर्टी से बनाना चाहते हैं, पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से आपको कंपनी बनानी पड़ती है। तो काफ़ी बार लोग कह देते हैं फंडिंग के लिए कंपनी चाहिए, या किसी भी वजह से आपको फिर कंपनी भी बनानी पड़ जाती है। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये बताया कि आप अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं तीनों टाइप की फॉर्मेशन के। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड हैप्पी दिवाली अगेन।